तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, आप राजनीति में किस तरह आए, कैसे आना हुआ आपको? ऐसा देखा जाए तो मेरा एक पुराना सब हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 2007 से पहले मेरा और पॉलिटिक्स का ऐसा तो कोई संबंध नहीं था। मैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था। लेकिन जब ये बिज़नेस करते करते एक लेवल पे ऐसा लगा कि अभी कुछ समाज के लिए भी किया जाए, और वो टाइम पे मैं फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जिला परिषद सदस्य बना। उसके बाद में मैंने 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। उसमें मेरा बहुत 22,000 वोट से डिफीट हुआ। उसके बाद में मैं गांव में रहने के बाद भी नासिक कॉरपोरेशन में एज ए कॉरपोरेटर बना, और उसके बाद में 2014 में मैंने ये लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। उसमें हमारे वैसे महाराष्ट्र में देखा जाए तो नासिक की ये ट्रायंगुलर फाइट थी, क्योंकि वहाँ पे एमएनएस के 3 एमएलएस थे और दूसरे 2 शिवसेना के, एक एनसीपी के। और उसमें ट्रायंगुलर फाइट होने के बाद एमएनएस को तो डिपॉजिट जब्त हुआ, और एनसीपी के जो उम्मीदवार थे उनका भी 1,87,000 से डिफीट किया था। इन 2 वर्षों में अब तो आपकी सरकार केंद्र में भी है और स्टेट में भी है, तो इन 2 वर्षों में आपके क्षेत्र में नासिक की चूँकि काफ़ी बड़ा और दूसरे तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र में, बड़े शहरों में, तो उसमें आप लोगों ने 2 सालों में क्या क्या किया है? उसमें सबसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 60% अर्बन एरिया है और 40% रूरल एरिया है, और कोई भी लोकसभा मतदार संघ हो उसके डेवलपमेंट के लिए कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फिर वो एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो। तो उसमें हमने पहले तो एयरपोर्ट शुरू करने के लिए हमारा प्रयास जारी है। जल्द ही मीन्स एयर इंडिया ने शुरू करने का भी ये तय किया था, लेकिन मुंबई में स्लॉट नहीं होने की वजह से उसको डिले हो रहा है। लेकिन हमने अभी जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है रीजनल कनेक्टिविटी की, तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें नासिक को प्रमोट किया जाए। उसके बाद में रेल कनेक्टिविटी के लिए अगर आप बोलोगे तो ये साल में नासिक पूना का रेल कनेक्टिविटी ये नया जो लाइन है वो सैंक्शन हुआ है, उसका भी डीपीआर चालू है। डीपीआर लगभग दिसंबर एंड तक हो जाएगा, और उसके बाद में वापस वो नीति आयोग से लेके उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद उसका काम चालू हो जाएगा। तीसरा जो नेशनल हाईवेज जो कनेक्ट करते, मेन तो नासिक, पूना और मुंबई, ये तीनों एक गोल्डन ट्रायंगल करके पहचाने जाते हैं। उसमें हमारा नासिक पूना का 4 लेनिंग का काम चालू है, वो भी दिसंबर 2017 तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जो नासिक मुंबई का जो 6 कोई जगह पे 8 लेनिंग था, कोई जगह पे 6 लेनिंग था, उसका जो बीच का गैप था 4 लेनिंग वाला, वो भी उसका भी डीपीआर के लिए दिया गया है। वो भी जल्द उसका डीपीआर होने के बाद वो भी 6 लेन हो जाएगा। तो जो मेन कनेक्टिविटी है वो जल्द से जल्द हो जाएगी, रोड, रेलवे की और एयर की। उसके बावजूद जो बाकी लोकल इश्यूज़ थे जो लोगों के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंस थे, उसमें आपको मैंने ये जो है ये पूरे 1 साल का मीन्स पहले लास्ट ईयर का भी बनाया था, और ये साल का भी मैंने जो काम किए उसमें अभी खास करके आपको बोलना चाहूँगा कि इसमें एक हमारे नासिक को लेके जितने भी लोग अप डाउन करते थे मीन्स जॉब के लिए मुंबई, तो उनको वहाँ पे लोकल लेवल पे पंचवटी एक्सप्रेस वही एक पर्याय था। और उसके बावजूद दूसरी एक्सप्रेस है राज्य रानी एक्सप्रेस, वो कुर्ला टर्मिनस जाती थी। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि वो राज्य रानी एक्सप्रेस वो सीएसटी जाए, ताकि उनको जॉब के लिए वो इजीली मिस पंचवटी के बराबर में दूसरा पर्याय रहेगा, क्योंकि पंचवटी वहाँ पे 11 बजे पहुँचती थी और उनको ऑफिस से जाने में 12 बज जाते थे, तो उनका सर्विस रिपोर्ट ख़राब हो जाता था। तो इसके लिए हमने प्रयास किया। एक्चुअल में वहाँ के पैसेंजर लोग तो कोर्ट में गए थे, लेकिन कोर्ट ने उनका अपील रिजेक्ट किया था। उसके बाद में हमने ये काम किया, तो लगभग वो 5-6 हज़ार लोगों का रोज़ का रूटीन, उनकी जो फैमिलीज़ है
वो सेट हुई, क्योंकि उनको वहाँ पे घर लेना पड़ता था मुंबई में। लेकिन ये ट्रेन की वजह से उनको बहुत 5-6 हज़ार लोगों का आने जाने में आराम हुआ। उसके बाद में हमारे नासिक में दूसरा इशू था ओनियन को लेके जो इशू था उसमें MEP मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस वो $700 सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा था, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। तो हुआ ऐसा था कि वो जो सीज़न था नवंबर दिसंबर का, उसमें लगभग दुगना ओनियन का प्रोडक्शन होने लगा और अपने देश को 10 लाख मेट्रिक टन हर महीने लगता है, तो 4 महीने के लिए 40 लाख, और वो जो प्रोडक्शन हो रहा था 4 मंथ्स के लिए मार्च तक का, तो वो होने वाला था 80 लैक्स। और उसके बाद में 40 लैक्स कहाँ पे, अगर वो बाहर नहीं जाता था, एक्सपोर्ट नहीं होता था, तो वहाँ के किसानों को नुकसान नहीं, उनको रास्ते पे डालना पड़ता था, क्योंकि बाहर भी नहीं भेज सकते थे, क्योंकि $700 था। तो हमने वो टाइम पे वहाँ पे आंदोलन किया, सब शिवसेना के सब खासदारों ने, MPs ने, और उनको वो रद्द करना पड़ा। वो एक हमारे बहुत, उससे भी बहुत हज़ारों किसानों का उसमें फ़ायदा हुआ था। उसके बाद में हमारे जो पंतप्रधान अर्थ सहाय्य निधि है इसके हेल्थ के लिए, तो उसके लिए भी हमारे ऑफिस पे विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑन ऑफिस टाइम पे कोई भी सिंगल पर्सन भी मदद के लिए जाता है तो इजीली उसकी अवेलेबिलिटी होती है। तो हमने ये साल में लगभग 93 लाख लोगों को 93 लाख रुपए का सब सहायता निधि में लोगों को मिली, 48 लोगों को। उसके बाद में हमारे स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर, हम लोग आज जो कुछ भी है आज उन्हीं की वजह से हम लोग हैं, और उनकी स्मृति का जतन होना ये अपने राष्ट्रभक्ति को प्रेरणा देता है। ये हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे उन्होंने कहा है, और उन्होंने हर टाइम गाइड किया था कि वहाँ पे स्वतंत्र वीर सावरकर, उनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है फ्रीडम फाइटिंग में, और उनके वो जहाँ रहते हैं मेरी कंस्टिट्यूंसी भोगुर करके उनका जन्मभूमि है। और तो मैंने पहले स्टेट गवर्नमेंट से उनका जो रिन्यूएशन था वो रिन्यूएशन किया, और उसका इनॉग्रेशन भी हमारे मार्गदर्शक सांसद संजय राउत साहब, बाद में डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर साहब, उनके हाथों से उसका इनॉग्रेशन अभी लास्ट मंथ हुआ है। उसके बाद में हमारे वहाँ पे बस स्टैंड है, एक सेंट्रल बस स्टैंड और एक मेला बस स्टैंड जो सेंट्रली नासिक के है। तो वो बहुत सालों से वहाँ पे जो लोगों की ज़रूरत है, पैसेंजर्स की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो उसमें बहुत अधूरापन था। तो स्टेट गवर्नमेंट से हमने उसके डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ रुपीज़, एक के लिए 1 करोड़ CBS बस स्टैंड के लिए, और एक मेला बस स्टैंड है उसको 4 करोड़ रुपीज़ सेंक्शन करवाए। ये जो एक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसका एक इशू था कि मेरे नासिक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 1200 साल पुराने हेमाड़पंथी मंदिर जो जैन वैष्णवा ये लोगों से लोगों के संबंधित थे, हाँ, तो वो मंदिरों का भी लगभग 1916 में वो नेशनल प्रोजेक्ट करके राष्ट्रीय स्मारक करके डिक्लेयर हुए थे। 100 सालों में उसके ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ था। और मुझे जब पता चला कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर उसको आता है, तो मैंने उसका पूरा प्रपोजल बनाया, उसे अपने आदरणीय मंत्री सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा साहब से उसको 17 करोड़ रुपीज़ का सेंक्शन करवाया, और हमारे युवा सेना के प्रमुख आदरणीय आदित्य साहब के हाथ से उनका इनॉग्रेशन करके वो काम इन प्रोग्रेस है। उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर है, मेरे कंस्टिट्यूंसी में सिन्नर है, इसमें जो रेंज नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था, तो BSNL के थ्रू मैंने वहाँ पे BTS लगाया, तो उससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हुआ नेटवर्किंग। हाँ, मैं IT कमेटी में भी। उसके बाद में हमारा एक देवलाली, मेरे नासिक कंस्टिट्यूंसी में एक देवलाली कैंटोनमेंट आता है, लगभग उसका एरिया है 10,500 एकड़, और उसका पॉपुलेशन है 55,000, लेकिन
फ्रीडम के बाद में आज तक उसके एक भी गली में ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। और मैंने वो प्रपोज़ल बना के और उसके लिए लगभग उसका टोटल प्रोजेक्ट 150 करोड़ का था। उसके फर्स्ट स्टेज का 60 करोड़ को अप्रूवल मिला, उसमें से 13.88 करोड़ रुपया कैंटोनमेंट को ट्रांसफ़र भी हुआ और हमारे डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय पर्रिकर साहब के हाथ से उसका भूमि पूजन भी हो गया है। उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे पूरे देश में आपको मालूम है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से वो ज्योतिर्लिंग है और बहुत से लोग वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, बहुत भक्त लोग जाते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए काउंटर नहीं था, रिजर्वेशन रेलवे काउंटर, तो वहाँ पे उसका काउंटर सैंक्शन करवाया। बाद में नासिक पूना रेलवे के बारे में आपको अभी बताया मैंने कि वो भी सैंक्शन हुआ है। तो उसका DPR बनाने के बाद हमारे एक इशू ऐसा है कि हमारी राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए कोई भी फास्ट ट्रेन हमारे पास नहीं थी। जैसे राजधानी वेस्टर्न से आती है तो हमने उसके लिए रिक्वेस्ट किया है अपने रेल मिनिस्टर प्रभु साहब से कि वो सेंट्रल रेलवे से अगर आएगी तो महाराष्ट्र का बहुत सा एरिया कवर होता है, लगभग 4 to 450 किलोमीटर्स, क्योंकि वेस्टर्न से जो आती है वो सिर्फ 100 किलोमीटर, वैसे के बाद गुजरात चालू हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी दिल्ली से होने के लिए राजधानी सेंटर से शुरू की जाए, इसकी डिमांड की थी। हम उसके कंटिन्यू फॉलोअप में है। अभी उसका स्टेज ऐसा है कि वो 120 के स्पीड तक आ गई है, लेकिन उसका वर्क चालू है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। लेकिन जब वो 130 के स्पीड में आएगी तो उसको डिक्लेयर करेंगे, तो उसका वो भी प्रोसेस चालू है। हमारे नासिक को जो रेलवे मिनिस्टर प्रभु साहब ने जो 400 स्टेशंस डेवलप करने का सोचा है हमारा, उसमें नासिक रोड स्टेशन भी उसमें आता है। तो उन्होंने लास्ट टाइम हमने 1.5 महीना पहले जब इंक्वायरी किया था तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो कंसल्टेंट के लिए उसका टेंडर निकल रहा है। एक बार कंसल्टेंट आने के बाद जो रेलवे स्टेशन की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से फिर लोगों को इनवाइट किया जाएगा। तो आज उसकी वो स्टेटस है। हमारा मेन जो एयर कनेक्टिविटी के लिए मैंने पहले बात किया, तो उसके लिए हमारे पास वहाँ पे उझर में एक एयरपोर्ट था, लेकिन उसका हवाई नक्शा जो एयर मैप पे था नहीं, वो बहुत बड़ा इशू था। जब अभी तक एयर मैप पे आता नहीं है तो कोई भी फ़्लाइट्स हो, कार्गो हो, तो उसको लिफ्टिंग नहीं मिलता है, उसका प्रमोशन नहीं होता है। तो हमने सबसे पहले उसको एयर मैप में कराया। फिर बाद में एक हमारे वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिला है। वहाँ पे जो 100 एकड़ में नासिक में हमने एक सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पावर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसमें 100 एकड़ में इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लैब वो सैंक्शन करवाया। अभी लेटेस्ट उसका स्टेट गवर्नमेंट ने उनको जो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको वो जगह का एग्रीमेंट भी हो गया है और जल्द ही उसकी भी वो काम की भी शुरुआत हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो भोपाल और बेंगलोर टेस्टिंग के लिए जाते थे, तो वो अभी नासिक में उसको टेस्ट होएंगी और उसकी वजह से छोटी छोटी कंपनीज इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो ऑटोमेटिकली टेस्टिंग अगर नज़दीक है तो वहाँ पे आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रिकल हब वो नासिक में तैयार हो जाएगा और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। उसके बाद में HL और अभी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, हमारे जो उझर का एयरपोर्ट है वो HL का एयरपोर्ट है और हमने उसके लिए प्रयास किया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और HL, जैसे पूना में है डिफेंस का एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जॉइंट वेंचर में कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसके चेयरमैन साहब से भी हम लोग मिले थे, उनका एक टेंटेटिव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बना है। उन्होंने वो अप्रूवल के लिए HL को और MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा है। अगर वो हो जाता है तो एक गवर्नमेंट का संस्था आ जाएंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उससे और हमको मीन्स वो एयरपोर्ट चलने में आसानी हो जाएगी।
हमारा एयरपोर्ट के लिए तो बहुत प्रयास चालू है कि एयर इंडिया ने भी शुरुआत की थी, मीन्स अप्लाई किया, अप्रूव किया था कि नासिक मुंबई का फ़्लाइट चालू करने के लिए, लेकिन मुंबई में टाइम स्लॉट का बहुत प्रॉब्लम है। 1 घंटे में लगभग 42 फ़्लाइट्स आती जाती है। मैं अभी भी हम लोग यहाँ से आए, हमारे फ्रेंड है राजेंद्र यादव करके, अभी भी मैं सेक्रेटरी साहब जो है चौबे साहब, सिविल एविएशन, वहाँ से आ रहा हूँ। अभी आपको बोला मैं कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो उसमें भी उनसे अभी वही बात हुआ कि कनेक्टिविटी के लिए हमको क्या कर सकते हैं। तो भी उन्होंने बताया कि अभी रीजनल कनेक्टिविटी जो अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिक्लेयर किया है, तो उसमें हम लोग जा सकते हैं। अभी उनका कल मीटिंग है, शायद सब एयरलाइंस और उनको सेक्रेटरीज को बुलाया है, और उसमें फिर वो स्कीम लगभग ये मंथ एंड तक फाइनल होगी, और उसके बाद में वो लोग पार्टिसिपेशन करने के लिए बोलने वाले। तो मेन इशू हमारा वो भी एक है कि हम लोग जल्द से जल्द ये शुरू हो जाए। हमारे वहाँ पे नासिक में हमारा एक खादी ग्राम उद्योग का 260 एकर्स का जगह है। तो लास्ट टाइम वहाँ के चेयरमैन साहब सक्सेना साहब वहाँ पे आए थे। अभी वहाँ पे खादी ग्राम उद्योग KVIC की 11 एक्टिविटीज़ ट्रेनिंग के लिए चालू है। तो लास्ट टाइम में कलराज मिश्रा साहब से भी मिला था, तो उनको मैंने कहा था कि अभी एक तरफ अगर अपन देखेंगे कि वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्कर्स चाहिए, वो ट्रेनिंग वर्कर्स वहाँ पे मिलते नहीं। अगर हमारी नासिक में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर वो ट्रेनिंग अगर वहाँ पे लाइव ट्रेनिंग दी जाए, वहाँ पे अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर आ जाए, तो हमारे इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा, तो स्किल्ड लेबर मिलेगा। तो हमने वो चेयरमैन साहब सक्सेना साहब से तभी बात किया था, और उन्होंने तभी और हमने बोला था कि MSME हो, मिनिमम स्केल मिनिमम एंटरप्राइजेज, खादी ग्राम मीडियम MSME है, KVIC है, बाद में अपना NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ रहेगी, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, वो एक ही अगर जगह पे अगर वो करेंगे, तो वहाँ पे एक मॉडल ट्रेनिंग सेंटर हो जाएगा। तो उन्होंने वो टाइम पे हमको कमिट किया था, शायद उनके आज 28 को, जहाँ भी मुझे लास्ट वीक भी उनसे बात हुआ था, तो उन्होंने बोला 28 को उनके हैदराबाद में मीटिंग है, और उसमें वो टॉपिक लेने मीन्स उन्होंने टेंटेटिवली तो वहाँ पे डिक्लेयर किया था।